वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 10 जुलाई 2020 और 10 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित उपन्यास महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड के लेखक कौन हैं? तो इनका नाम है ए के श्री कुमार। तो अभी भारत और चीन के बढ़ते तनाव के बीच 1962 में भारत चीन लड़ाई की कहानी बताने वाली एक उपन्यास महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड के लेखक हैं के श्री कुमार और उनकी पत्नी रूपा श्री कुमार। ये उपन्यास युद्ध में भारत के सबसे महान सैनिकों में से एक जसवंत सिंह रावत की कहानी बताती है। इस उपन्यास को कोविड-19 महामारी से ठीक पहले रिलीज किया गया था और अभी ये उपन्यास भारतीय प्रकाशन उद्योग में सुर्खियां बटोर रही है। अब ये किताबों का क्वेश्चन है तो हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी आर.सी. भार्गवा। ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और अभी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। सी उर्जित पटेल, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और अभी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। डी कजाओ इशिगुरु, ये 2017 के लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और अभी इन्होंने एक उपन्यास लिखी है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, जिसे मार्च 2021 में रिलीज किया जाएगा। तो आप इन चारों के नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटो NM1 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी महाराष्ट्र में। तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई के पास ही एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटो NM1 का उद्घाटन किया है। योटो NM1 डेटा सेंटर जिसकी ओवरऑल क्षमता 210 मेगावाट की है और ये निजी सुविधा हीरानंदानी समूह के पास है और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी योटो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है। इस डेटा सेंटर का उद्देश्य इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट व्यवसायों को आगे बढ़ाना है, जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात हो रही है तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हम जान लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया है और राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना को भी शुरू किया है और राज्य के नागरिकों को फिर से रोजगार देने के लिए महारोजगार पोर्टल को लॉन्च किया गया है और महाराष्ट्र के मुंबई में बाढ़ चेतावनी देने के लिए आई फ्लोज नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और महाराष्ट्र के पुणे में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की जानकारी देने के लिए एयरवेंटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र ही है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात हो रही है तो ये रहा महाराष्ट्र का मैप। इसकी कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्त। इसके अलावा IIT बॉम्बे ने कोविड-19 मरीजों के लिए क्रोनोटिन ऐप और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंक नाम से विकसित किया था, जिसके लिए इसको पेटेंट भी दिया गया था। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है तो उसमें भी शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो
आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के लिए RT-PCR परीक्षण सहित आपनिक नैदानिक परीक्षणों की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए एक मशीन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने। तो अभी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस पुणे ने कोविड-19 के RT-PCR परीक्षण जैसे आणविक नैदानिक परीक्षणों की मैनुअल प्रक्रियाओं को ऑटोमेटिक करने के लिए कॉम्पैक्ट XL नामक भारत की पहली मशीन को लॉन्च किया है। कॉम्पैक्ट XL ये एक कॉम्पैक्ट बेंचटॉप मशीन है जो RT-PCR तैयार ट्यूब के नमूना हैंडलिंग से प्रयोगशाला प्रक्रिया को स्वचालित कर सकती है। साथ ही इस मशीन का उपयोग RNA DNA आधारित परीक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भी किया जा सकता है। इस मशीन को 100% स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के MD CEO का नाम है हर्षमुख पावल। तो आप इस मशीन का नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये भारत की पहली ये मशीन है, इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ भारत के नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, USAID के साथ। तो अभी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और भारत के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक नई साझेदारी की घोषणा की है और इससे भारत अमेरिका के स्वच्छ ऊर्जा विकास को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा और इस समझौते के तहत USAID समर्थित दक्षिण एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी भारत की नई तकनीकी संस्थानों को स्वच्छ ऊर्जा विकास पर उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगा। अब यहाँ पर US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये एक अमेरिका की फेडरल सरकार की स्वतंत्र एजेंसी है जो मुख्य रूप से नागरिक विदेशी सहायता और विकास सहायता पर काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो आप इस क्वेश्चन को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने DRDO के साथ आकाश मिसाइल हथियार प्रणाली की लाइसेंसिंग समझौते और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है सी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। तो अभी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने DRDO के साथ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लाइसेंस समझौते और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पर हस्ताक्षर किए हैं। आकाश मिसाइल ये एक मध्य श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है जो भारत में DRDO द्वारा विकसित और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई है और इसकी लमसम स्पीड 860 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पर DRDO की बात हुई है तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। यहाँ पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात हुई है तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1970 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके चेयरमैन हैं C सिद्धार्थ मिश्रा। तो आप इनका भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा तितली बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, गोल्डन बर्डविंग। तो अभी गोल्डन बर्डविंग नामक एक तितली, एक हिमालयी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। ये तितली उत्तराखंड में
में पाई जाती है और अभी तक दक्षिणी बर्ड विंग नामक तितली ने 88 साल तक सबसे बड़ी तितली का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पर अब गोल्ड बर्ड विंग जानी जाएगी देश की सबसे बड़ी तितली के नाम से। फीमेल गोल्ड बर्ड विंग की लंबाई 194 मिलीमीटर है पंख के साथ में, लेकिन मेल गोल्डन बर्ड विंग की लंबाई है 106 मिलीमीटर पंख के साथ में। और देश की सबसे छोटी तितली का नाम है क्वैकर। तो आप इस क्वेश्चन से देश की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्डविंग और देश की सबसे छोटी तितली क्वैकर का नाम याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश दक्षिणी पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए श्रीलंका और बी मालदीव्स। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ ईस्ट एशिया में खसरा और रूबेला को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य 2023 का रखा था, लेकिन उससे पहले ही WHO के अनुसार श्रीलंका और मालदीव्स ने खसरा और रूबेला को पूरी तरीके से अपने देश में खत्म कर दिया है। तो ये दोनों देश अब पहले देश बन गए हैं खसरा और रूबेला को खत्म करने वाले हैं, तो इसीलिए इनका नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका नाम आपको याद रखना है। अब हम श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल कोलंबो है, करेंसी श्रीलंकन रुपया है, प्रेसिडेंट का नाम है गोताबाया राजपक्षे और इनके प्रधानमंत्री हैं इन्हीं के भाई महेंद्र राजपक्षे। अब यहाँ पर मालदीव्स की भी बात हुई है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिही। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दोनों संगठनों के बीच डेटा विनिमय के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है सी सेबी के साथ में। तो अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बीच डाटा विनिमय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इससे स्वचालित और नियमित आधार से सेबी और सीबीडीटी के बीच डाटा और सूचना के आदान प्रदान की सुविधा में मदद मिलेगी। दोनों संगठनों अपने डाटाबेस में उपलब्ध किसी भी जानकारी को आदान प्रदान करने में सक्षम महसूस करेंगे। अब यहाँ पर सेबी की भी बात हुई है। तो सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन है अजय त्यागी। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वेक्टस इंडस्ट्रीज ग्रुप ने के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ए सैफ अली खान और बी करीना कपूर खान को। तो अभी वेक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सैफ अली खान और करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वेक्टस एक जल भंडारण और पाइपिंग समाधान प्रदाता कंपनियों में से एक है। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो सी प्रियंका चोपड़ा, इनको अभी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस देश ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन में से हटने के अपने निर्णय की अधिसूचित किया है? तो इसका सही आंसर है सी यूएसए ने। तो अभी ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को वापस लेने के अपने निर्णय को अधिसूचित कर दिया है और अमेरिका ने WHO पर चीन के साथ कोरोना वायरस के प्रकोप जो चीन के यूहान शहर में 2019 के अंत में शुरू हुआ था
उस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अपने निर्णय को अधिसूचित किया है। अमेरिका, जो डब्ल्यूएचओ को हर साल $450 मिलियन राशि देता है उसे चलाने के लिए, वहीं चाइना साल भर में $40 मिलियन देता है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।